अब तक आपने सुना, ललिता अपने मामा मामी के साथ रहती है और शेखर के घर उसका अच्छा आना जाना है। ललिता शेखर से गिरीन्द्र के साथ नाटक देखने जाने की बात कहती है और शेखर नाराज हो जाता है। इसलिए ललिता नाटक देखने नहीं जाती। अब सुनिए आगे। ललिता का इरादा था कि वो कमरे की व्यवस्था ठीक करके शेखर के आने से पहले ही अपने घर लौट जाएगी, लेकिन काम पूरा होने में देर हो गई और घड़ी की ओर ललिता का ध्यान गया ही नहीं। दरवाजे के बाहर जूते की टक टक सुनकर ललिता हक्की बक्की रह गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक ओर हटकर चुपचाप खड़ी हो गई। कमरे में प्रवेश करते हुए शेखर ने कहा, मिल गई फुर्सत कमरा ठीक करने की। तो कल रात कितने बजे लौटी नाटक देखकर? ललिता ने मानो कुछ सुना ही नहीं। शेखर सोफे पर सहारा लेकर बैठ गया और सवाल करने लगा। हाँ, तो कब लौटी? 2 बजे? 3 बजे? क्या बात है, आवाज क्यों नहीं निकल रही? ललिता चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, नीचे जाओ, मां बुला रही हैं। ललिता ने धोती का पल्ला ठीक किया और धीमी गति से कमरे से बाहर निकल गई। भुवनेश्वरी भंडार के सामने बैठी शेखर के लिए जलपान की तश्तरी सजा रही थी। उनके निकट जाकर धीमे मृदुल स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे बुलाया था मां? भुवनेश्वरी ने कुछ आश्चर्य के साथ ललिता के चेहरे की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन पहले तू ये बता कि आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तूने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है क्या? ललिता बोली कुछ नहीं, उसने अपना सिर हिला दिया। अच्छा सुन, तो तू ये नाश्ते की तश्तरी अपने शेखरदा को देकर मेरे पास आ। ललिता ने अनिच्छा से तश्तरी उठाई और ऊपर पहुंची। देखा शेखर सोफे पर उसी तरह अधलेटा पड़ा है, न कपड़े बदले हैं न मुंह धोया है, बस आंखें बंद कर रखी हैं और कुछ सोच रहा है। शेखर के निकट आकर ललिता ने धीमे स्वर में कहा, नाश्ता लाई हूं। शेखर ने आंखें नहीं खोली, न उसकी ओर देखा। नाराजगी से बोला, कहीं भी रख दो। बिना आंखें खोले शेखर को ये आभास था कि ललिता अभी गई नहीं है, वहीं खड़ी है। 2-1 मिनट उसी तरह चुप रहकर उसने कहा, इस तरह प्लेट हाथ में लिए कब तक खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, इसे कहीं रख दो और जाओ। ललिता का क्रोध अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। दबाने का प्रयास करते हुए वो शांत स्वर में बोली, होने दो देर, मुझे भी नीचे कोई काम नहीं है, क्या करूंगी नीचे? शेखर ने आंखें खोली और हंसा। तब कहने लगा, चलो, मुंह से कोई बोल तो निकला। अरे नीचे कोई काम नहीं तो घर में तो होगा, और वहां पर नीचे कोई काम न हो तो बगल वाले चारू के मकान में तो होगा। कोई एक घर तो है नहीं तुम्हारा ललिता। हाँ, ये बात तो है। ललिता ने गुस्से से नाश्ते की तश्तरी खट से टेबल पर रखी और दनदनाती हुई नीचे उतरने लगी। शेखर ने चिल्लाकर आवाज लगाई, शाम के बाद एक बार आना। दिन में 100 बार ऊपर नीचे नहीं आ जा सकती, कहकर ललिता सीढ़ियों से नीचे उतर आई और भुवनेश्वरी के पास जाकर खड़ी हो गई। भुवनेश्वरी उसे देखती हुई बोली, सुन, अपने शेखरदा को नाश्ता तो दे आई, लेकिन पान तो दिया ही नहीं उसे। मुझे भूख लग रही है माँ, मैं तो अब जाऊंगी नहीं ऊपर, कोई और दे आएगा, कहती हुई ललिता भुवनेश्वरी के पास बैठ गई। भुवनेश्वरी समझ गई कि ललिता किसी बात पर शेखर से रूठ गई है। हंसती हुई बोली, अच्छा तो कुछ खा ले, पान मेहरी दे आएगी। ललिता कुछ नहीं बोली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। वो रात को नाटक देखने नहीं गई, इसके बावजूद शेखर ने उससे व्यंग से बात की। इस बात से ललिता को शेखर पर क्रोध आया कि वो 4-5 दिन तक शेखर के सामने ही नहीं पड़ी। शेखर के कोर्ट जाने के बाद वो ऊपर जाकर उसका कमरा ठीक कर देती थी और चुपचाप लौट आती थी। अपनी गलती महसूस कर शेखर ने 1-2 बार बुलवाया भी, लेकिन ललिता शेखर के सामने नहीं आई। मोहल्ले का एक भिखारी कभी कभी घर आ जाया करता था। ललिता को उस पर बहुत दया आती थी।
वो उसे 1 रुपया दे दिया करती थी। भिखारी भी उस पर आशीर्वादों की वर्षा कर दिया करता था। वो ललिता को अपने पिछले जन्म की माँ कहा करता था। ललिता का वो बूढ़ा लड़का एक दिन सुबह ही सुबह भीख मांगने आ पहुंचा और बोला, माँ कहाँ हो? ललिता परेशानी में फंस गई। शेखर अभी कोर्ट नहीं गया, अपने कमरे में ही है। ललिता रुपया लेने ऊपर कैसे जाए? मामी के पास गई तो देखा वो रसोई में बैठी मेहरी को डांट रही हैं। वो उल्टे पैर लौट आई तो देखा भिखारी महाराज लाठी दरवाजे के पास टिकाए जम कर बैठ गए हैं। ललिता ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया था। उसका मन नहीं हुआ कि उसे फिर निराश लौटा दे। भिखारी ने फिर पुकार लगाई, माँ कहाँ हो? अन्नाकली भागी हुई आई और बोली, दीदी तुम्हारा वो बूढ़ा बेटा आया है, तुम्हें पुकार रहा है। ललिता ने प्रार्थना के स्वर में कहा, अन्ना तू मेरी बहुत अच्छी बहन है, मेरा एक काम कर देगी? देख मैं इस समय काम में लगी हुई हूँ, तू जरा दौड़ कर ऊपर चली जा और शेखर दा से 1 रुपया ले आ। अन्ना काली जिस तरह दौड़ती हुई गई थी उसी तरह दौड़ती हुई नीचे आई और ललिता को रुपया देती हुई बोली, ये लो दीदी। कुछ सोचकर ललिता ने पूछा, शेखरदार ने क्या कहा रुपया देते हुए? कुछ नहीं। अन्ना काली बोली, कहने लगे कोट के ऊपर की जेब से रुपया निकाल ले। मैंने निकाल लिया। और कुछ नहीं कहा? नहीं तो, कहती हुई अन्ना काली चली गई। ललिता ने रुपया देकर भिखारी को तो विदा किया, परंतु हमेशा की तरह उसके आशीर्वाद नहीं सुने। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। वो अनमनी हो गई। दोपहर में चारूवाला के यहाँ प्रतिदिन ताश का खेल होता है। आज ललिता वहां नहीं गई। कह दिया सिर में दर्द हो रहा है। रुपए वाली बात से उसका मन खिन्न हो गया था। शाम के समय अन्ना काली उसके सामने आई तो उसने उससे पूछा, सुन अन्ना, तू अपनी पढ़ाई में मदद लेने शेखरदा के यहाँ रोज जाती है ना? हाँ, रोज जाती हूँ। शेखरदा मेरे बारे में कभी पूछते हैं? नहीं, अन्ना काली बोली। फिर सोच में पड़ गई और झटपट बोली, हाँ परसों पूछा था। क्या? तुम दोपहर को ताश खेलने चारू के यहाँ जाती हो या नहीं? तूने क्या कहा? ललिता बेचैन हो उठी। अन्ना काली ने स्थिति की गंभीरता को न समझकर सच सच कह दिया। बोली, मैंने शेखरदा को बता दिया कि तुम दोपहर को चारू दीदी के यहाँ ताश खेलने जाती हो। इस पर शेखरदा ने पूछा, कौन कौन खेलता है? मैंने बता दिया, तुम और मौसी माँ, मनोरमा और चारू दीदी और उनके मामा। अच्छा दीदी, ये बताओ कि ताश तुम ज्यादा अच्छा खेलती हो या चारू दीदी के मामा? मौसी माँ तो कहती हैं तुम ज्यादा अच्छा खेलती हो। ललिता को एकदम गुस्सा आ गया। तीखे स्वर में बोली, तुझे इतनी सब बातें कहने की क्या जरूरत थी अन्ना? तेरा शेखरदा को हर बात बताना बहुत जरूरी है क्या? ठीक है, अब मैं कभी कोई चीज नहीं दूंगी, तू शेखरदा से ही लेना। अन्ना काली की समझ में कुछ नहीं आया और ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि दीदी को गुस्सा किस बात पर आया। कुछ देर चुपचाप खड़ी होकर सोचते रहने के बाद वो सिर झटक कर बाहर चली गई। 2-3 दिन से चारूवाला के यहाँ ताश का खेल बंद है। चौकड़ी की चौथी सदस्य ललिता नहीं आ रही है। इस कारण 2-1 दिन से गिरीन्द्र कुछ उखड़ा हुआ सा है। शाम को टहलने भी नहीं जाता। अखबार हाथ में लेकर बस इधर से उधर घूमता रहता है। चौथे दिन की बात है। गिरीन्द्र ने मनोरमा से पूछा, दीदी क्या आज भी खेल नहीं होगा? कैसे होगा गिरीन्द्र, खेलने वाले ही नहीं हैं। तेरा मन हो रहा है तो चल, हम तीनों ही खेलें। गिरीन्द्र ने फीके स्वर में कहा, भला 3 जनों में कभी खेल हुआ है? चौथा व्यक्ति भी तो होना चाहिए। सुनो दीदी, तुम ललिता को क्यों नहीं बुलवा लेती? ललिता शायद नहीं आएगी। क्यों? क्या उसके घर वालों ने मना कर दिया है? नहीं। मनोरमा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसके घर वाले तो ऐसे नहीं हैं
मेरा ख्याल है वो खुद ही नहीं आती। गिरीन्द्र के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। एकदम बोला, तो दीदी तुम जाकर उसे बुला लाओ तो वो आ जाएगी। ललिता के लिए गिरीन्द्र की बढ़ती हुई उत्कंठा देखकर मनोरमा को एकाएक हंसी आ गई। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण गिरीन्द्र कुछ लज्जित हो गया। मनोरमा की आशंका ठीक निकली कि उसका ये ममेरा भाई ललिता की ओर आकर्षित हो गया है। अपने भाई का मन रखने के लिए वो हंसती हुई बोली, अच्छी बात है, मैं उसे बुलाने जाती हूँ। अगर वो मान गई तो उसे ले आऊंगी। मनोरमा गई और थोड़ी देर बाद ललिता को लेकर लौट आई। बिना कुछ बोले ललिता खेलने बैठ गई। 2-3 दिन से खेल नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत उत्साह के साथ खेल आरंभ हो गया। जैसा इतने दिनों से हो रहा था, आज भी वैसा ही हुआ। ललिता और मनोरमा बाजी जीतने लगी। 2-3 बाजी ही हुई थी कि अचानक अन्ना काली भागती हुई आई और बोली, दीदी शेखर दा बुला रहे हैं, जल्दी चलो। अन्ना काली की बात सुनकर ललिता का चेहरा उतर गया। जीतने की सारी खुशी जैसे हवा में उड़ गई। वो खेल रोकती हुई बोली, शेखर दा आज ऑफिस नहीं गए? मालूम नहीं, अन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा। गए होंगे, मगर कोई काम आ गया होगा, इसीलिए लौट आए होंगे। ललिता ने पत्ते नीचे रख दिए और मनोरमा को देखते हुए संकोच के साथ कहा, अच्छा मौसीमा, जाती हूँ। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और खेल ले तब चली जाना। ललिता फुर्ती से उठ खड़ी हुई और जाते जाते बोली, नहीं मौसीमा, शेखरदा बहुत गुस्सा होंगे। दूसरे ही क्षण वो घर से बाहर थी। कुछ देर बाद गिरीन्द्र ने पूछा, ये शेखरदा कौन है दीदी? वो जो सामने बड़े गेट वाली कोठी है ना, उन्हीं की है, मनोरमा ने उत्तर दिया। समझा, गिरीन्द्र ने सिर हिलाते हुए कहा। उस कोठी के नवीन बाबू ललिता के रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदार? मनोरमा ने व्यंग के साथ कहा। कहाँ के रिश्तेदार? ये नवीन बाबू तो ललिता के मामा के मकान को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? गिरीन्द्र के स्वर में आश्चर्य था। मनोरमा ने पूरी कहानी गिरीन्द्र को सुना दी। पिछले वर्ष ललिता की ममेरी बहन की शादी के अवसर पर गुरुचरण बाबू को रुपयों की जरूरत पड़ी। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण अंत में निराश होकर गुरुचरण बाबू को शेखर के पिता नवीन चंद्र के पास जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से नवीन चंद्र ने जैसे एहसान करते हुए बहुत ज्यादा ब्याज पर गुरुचरण जी को रुपए दिए और मकान अपने नाम गिरवी रखवा लिया। गुरुचरण जी की आर्थिक स्थिति सभी को मालूम है। सभी जानते हैं कि वो नवीन बाबू का कर्ज इस जीवन में तो चुका नहीं पाएंगे और इस तरह एक न एक दिन ये मकान नवीन बाबू का हो जाएगा। बूढ़े नवीन बाबू का इरादा है कि गुरुचरण का मकान हाथ आने पर उसे तुड़वाकर उसकी जगह एक नया मकान बनवाएं। वो मकान अपने छोटे बेटे शेखर को दे देंगे। 2 बेटे हैं उनके, 2 मकान हो जाएंगे तो बेटों में संपत्ति बांट का झमेला नहीं होगा। दोनों बेटे अपने अपने मकानों में रहेंगे। गिरीन्द्र भावुक युवक था। ये कहानी सुनकर बहुत दुखी हो गया। सोचते हुए पूछने लगा, अच्छा दीदी, गुरुचरण बाबू के और भी तो लड़कियां हैं, वो उनके विवाह कैसे करेंगे? भगवान ही जानता है, मनोरमा ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। और फिर उन्हें अपनी इस बिना माँ बाप की भांजी ललिता की भी तो शादी करनी है। लड़की बांस की तरह बढ़ती जा रही है। इन लोगों की बिरादरी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी मदद करने आगे आए। सच गिरीन्द्र, कई बार तो सोचती हूँ कि इन लोगों से हम ब्रह्म समाजी ही अच्छे हैं, एक दूसरे को लूटते खसोटते तो नहीं। गिरीन्द्र चुपचाप सुनता रहा। मनोरमा ने कहना जारी रखा, उस दिन ललिता के मामी बात करते हुए मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, ललिता के हाथ कैसे पीले होंगे, इस चिंता में इसके मामा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक भी है,
जिसकी इतनी बड़ी लड़की होगी उसे चिंता कैसे नहीं होगी। अच्छा गिरीन्द्र, सुन, तेरे मुंगेर बांकीपुर में क्या कोई ऐसा सुशील लड़का नहीं होगा, तेरा कोई मित्र, जो बिना लेन देन की बात किए सिर्फ लड़की देखकर विवाह कर ले? ऐसी अच्छी लड़की मिलेगी नहीं, ये मैं दावे से कहती हूँ। गिरीन्द्र अवसाद भरी हंसी हंसकर कहने लगा, मित्र वित्र कहाँ मिलेंगे दीदी। हाँ, मैं जरूर रुपए पैसे से कुछ सहायता कर सकता हूँ। गिरीन्द्र के पिता डॉक्टर थे, बहुत पैसा कमाया था, काफी जायदाद भी खड़ी की थी। गिरीन्द्र अकेला लड़का था। उनकी मृत्यु के बाद उस धन संपदा का मालिक गिरीन्द्र ही था। मनोरमा गिरीन्द्र की ममेरी बहन थी। कुछ आशंका के साथ उन्होंने पूछा, तू क्या गुरुचरण बाबू को रुपया उधार देगा? गिरीन्द्र को बहन के भोलेपन पर हंसी आ गई। फीकी हंसी के साथ बोला, उधार क्या दूंगा दीदी, उधार चुका सकने की हैसियत उनकी नहीं है, ये तुम अभी बता चुकी हो। फिर भी अगर वो लौटा सकेंगे तो वापस ले लूंगा, नहीं लौटा सके तो कोई बात नहीं। मनोरमा आश्चर्य से भर उठी। गिरीन्द्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए बोली, तो फिर उन्हें रुपए देने से तुझे क्या लाभ? न तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, न ही हमारे समाज के। भला ऐसे बेबात पर कोई किसी को रुपए देता है? अब गिरीन्द्र अपनी बहन के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने लगा। फिर वो धीरे से हंसकर बोला, दीदी तुम धन्य हो, वो हमारे समाज के नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के तो हैं। फिर वो इस समय संकट में हैं और मेरे पास रुपए हैं जो फिलहाल मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं। उन्हें दे दूंगा तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। तुम उनसे बात करके तो देखो दीदी। वो अगर मुझसे रुपए लेने को राजी हो जाएं तो मैं उन्हें दे दूंगा। देखो, ललिता उनकी भी कोई नहीं है, हमारी भी कोई नहीं है। तुम स्वयं कह रही हो कि वो बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए उसके विवाह का सारा खर्च मैं दूंगा। गिरीन्द्र की इस बात से मनोरमा कोई विशेष प्रसन्न नहीं हुई। बिना किसी बात ही किसी अनजान व्यक्ति को कोई इतना पैसा क्यों दे? लेकिन चारू, जो अब तक चुप बैठी सब कुछ सुन रही थी, ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी और उल्लासपूर्ण स्वर में बोली, हाँ मामा दे दो, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं अभी ललिता की मामी जी से ये बात कहकर आती हूँ। मनोरमा ने उसे डांटते हुए कहा, तू चुप रह चारू, लड़कियों को इस तरह की बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि जरूरत हुई तो मैं ही ललिता की मामी से कह आऊंगी। गिरीन्द्र ने बहन की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, हाँ दीदी, ये बात ठीक है, तुम स्वयं कहना, तुम्हारा कहना उचित भी होगा। परसों मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में गुरुचरण बाबू से मेरी थोड़ी देर बातचीत हुई थी। मुझे तो वो बहुत सीधे और सरल व्यक्ति लगे। क्यों, तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, सभी लोग यही कहते हैं। गुरुचरण बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत सीधे और भले हैं। इसीलिए दुख होता है कि इतने नेक लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर आश्रयहीन होना पड़ेगा। अभी देखा तूने, शेखर बुला रहा है। ये सुनते ही ललिता कैसी भागती हुई चली गई, जैसे उसकी नौकरानी हो। ललिता ही क्या, इसके घर के सारे लोग जैसे नवीन चंद्र के हाथों बिक गए हैं। वैसे ये लोग नवीन चंद्र की कितनी भी खुशामद क्यों न करें, ये नवीन चंद्र के चंगुल से नहीं निकल सकते। गिरीन्द्र ने एक गहरी लंबी सांस ली। कुछ उत्सुकता के साथ गिरीन्द्र ने प्रश्न किया, तो तुम उन लोगों से बात करोगी ना दीदी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी, मनोरमा ने हंसते हुए आश्वासन दिया। उन्हें रुपए देकर अगर तू उनका उपकार कर सके तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। वैसे तू ये बता, तुझे उनकी मदद करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जरूरत नहीं महसूस हो रही है दीदी, गिरीन्द्र गंभीरता से बोला। मेरा कर्तव्य बोध ये कह रहा है कि दुख मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बस यही बात है। बात पूरी कर कुछ झेंपता हुआ वो बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे के पास जाकर फिर लौट आया और हंसते हुए मनोरमा से बोला, दीदी एक बात ध्यान आई,
ललिता की मामी ने तुमसे पैसों का जो रोना रोया, वो सब झूठ भी तो हो सकता है। आश्चर्य से मनोरमा ने प्रश्न किया। क्यों? इसीलिए कि ललिता जिस खुले हाथ से पैसे खर्च करती है, उसे देखते हुए तो कहीं भी नहीं लगता कि उन्हें पैसों की तंगी है। अब उसी शाम की बात लो, जिस दिन हम नाटक देखने गए थे। ललिता खुद नाटक देखने नहीं गई, लेकिन उसने अपने हिस्से के 10 रुपए अन्ना काली के हाथों भिजवा दिए। सिर्फ उसी शाम की बात नहीं है, मैंने और भी 2-3 बार देखा है। ललिता बड़े खुले हाथ से झटपट रुपए निकालती है। क्यों चारू, ठीक कह रहा हूं ना मैं? चारू झटपट बोल उठी। मामा ठीक कह रहे हैं माँ। ललिता को जब भी रुपए की जरूरत होती है, वो शेखरदा की अलमारी से निकाल लाती है। जब वो छोटी थी तब से ऐसा ही करती आ रही है। सब जानते हैं इस बात को, मगर कोई कुछ नहीं कहता। मनोरमा को यकीन नहीं आया। अपनी बेटी को शंकित दृष्टि से देखते हुए पूछा, शेखर ये बात जानता है? चारू ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, शेखरदा जानते हैं, उनके सामने उनसे पूछकर ही तो निकालती हैं। पिछले महीने अन्ना काली की गुड़िया की शादी में ललिता ने जितने पैसे खर्च किए थे, वो शेखरदा से पूछकर ही तो उनकी अलमारी से निकाले थे। मनोरमा सोच में डूब गई, फिर जैसे अपने आप से ही कहने लगी, होगा, ऐसा ही होगा। वैसे ये बात तो सच है कि दोनों लड़के बाप के जैसे कंजूस और लालची नहीं। उन पर माँ का प्रभाव पड़ा है। माँ की ही तरह उनके मन में दया और करुणा है। शेखर स्वभाव से बहुत ही दयालु है। अच्छा चारू, तुझे तो पता होगा, शायद बाजार में जहाँ शेखर की शादी की बात चल रही थी, वो पक्की हो गई या नहीं? सुना है नवीन चंद्र ने बहुत ही पैसे वाला घर फांसा है। हाँ माँ, बात तो पक्की हो गई है। शेखरदार लड़की भी देख आए हैं। अगले माह की शादी होगी। चारू ने सारी सूचना माँ और मामा को दे दी। गुरुचरण बाबू लोगों से उनकी उम्र या पद का भेदभाव किए बिना निसंकोच ढंग से बात किया करते थे। इसी प्रकृति के कारण 2-3 बार की भेंट में ही उनकी गिरीन्द्र से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने गिरीन्द्र को शाम के समय चाय पीने के लिए अपने घर आमंत्रित कर दिया। गिरीन्द्र ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन से लगभग प्रत्येक शाम गिरीन्द्र गुरुचरण बाबू के यहाँ चाय पीने और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम की बातें करने के लिए आने लगा। गुरुचरण बाबू को दफ्तर से लौटते हुए प्राय देर हो जाती थी। घर पहुंचते ही कपड़े बदलकर वो हाथ मुंह धोते और आवाजें लगाने लगते। ललिता, चाय तैयार हुई बेटी? अरे अन्ना काली, जा तो अपने मामा गिरीन्द्र को बुला ला, कहना बाबूजी चाय के लिए याद कर रहे हैं। गिरीन्द्र आ जाता। दोनों चाय पीते और बैठे हुए देर तक बातें करते रहते। प्राय समाज की हृदयहीन रूढ़ी रीतियों, कुप्रथाओं और सामाजिक अन्यायों के संबंध में ही बातें होती। गुरुचरण अपने समाज की धार्मिक कट्टरता से बहुत आहत थे, भुक्तभोगी थे। बात चलते ही अपना दुखड़ा रोने लगते। देखो गिरीन्द्र, कौन नहीं चाहता कि अपनी लड़की की शादी अच्छी जगह करे और अच्छी तरह से करे। तुम ही बताओ, ऐसा करने में लड़की के पिता या लड़की के अभिभावक को उसकी बिरादरी से कितनी मदद मिली है? रत्ती भर भी नहीं गिरीन्द्र, रत्ती भर भी नहीं। तुम ही बताओ, फिर आदमी बिरादरी को क्यों महत्व दे? लेकिन नहीं, समाज की रीत है, बिरादरी को साथ लेकर चलो। मकान गिरवी रखकर या बेचकर लड़की की शादी करो और बिरादरी को प्रीति भोज दो। बाद में मकान छिन जाने पर जब आप सड़क पर आ जाते हैं, तो बिरादरी में से कोई माई का लाल उठकर नहीं आएगा और न ही कहेगा, भैया गुरुचरण, तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है, 2 दिन हमारे घर ही रह लो। सच कहता हूँ गिरीन्द्र, हमारी बिरादरी से तुम ब्रह्म समाजी लाख अच्छे हो। तुम लोगों में कम से कम मानवता तो है। तुम व्यक्ति का दुख दर्द तो समझते हो। हमारे लोग तो पत्थर हैं,
आलोचना करने के लिए सबसे आगे, लेकिन सहायता करते समय सबसे पीछे। गिरीन्द्र के सामने उनकी सारी वेदना मुखर हो उठती। गिरीन्द्र गुरुचरण बाबू की तकलीफ समझता था। वो यथासंभव उन्हें सांत्वना भी देता था और उनका हौसला भी बढ़ाता था। वो प्राय कहा करता था, जाति, धर्म और समाज से भी बड़ी चीज मानवता है। यदि मनुष्य में मानवता नहीं है तो धर्म अधर्म की बातें करना सरासर ढोंग है, ढकोसला है। ललिता भी इन बातों को सुना करती है। उसे ये भी अच्छा लगता था कि उसके चिंताग्रस्त मामा को एक आदमी तो धीरज देता है और उन्हें आशा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसे गिरीन्द्र पर श्रद्धा होने लगी। शुरू में गिरीन्द्र ललिता को आप कहकर संबोधित किया करता था, लेकिन बाद में गुरुचरण बाबू के टोकने पर उसने ललिता को तुम से संबोधित करना शुरू कर दिया। एक दिन चाय के समय ललिता के हाथ में चाय की प्याली न देख उसने प्रश्न किया, तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने सिर हिलाकर बताया कि वो चाय नहीं पीती। स्थिति स्पष्ट करते हुए गुरुचरण बाबू ने कहा, इसके शेखरदा ने मना कर रखा है, उसे लड़कियों का चाय पीना पसंद नहीं है। गिरीन्द्र के चेहरे को देखते ही ललिता समझ गई कि ये बात गिरीन्द्र को अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर चुप्पी रही। आज गुरुचरण बाबू बहुत उत्साहित नहीं प्रतीत हो रहे थे। बात करते करते वो बीच में कुछ अनबने से हो जाते थे। गिरीन्द्र काफी देर से ये नोट कर रहा था। सहसा पूछ बैठा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुंह से हुक्के की नली हटाते हुए गुरुचरण बाबू ने कुछ सकपकाए स्वर में कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तबीयत तो ठीक ही है। तो फिर क्या ऑफिस में कोई अप्रिय बात हो गई? गिरीन्द्र ने कुछ संकोच के साथ पूछा। गुरुचरण दुविधा में पड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने हुक्के की नली एक तरफ रख दी और हिचकिचाते हुए बोले, नहीं गिरीन्द्र, ऑफिस में तो कोई अप्रिय बात नहीं हुई, लेकिन आज नवीन भैया ने सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी बीच रास्ते में खड़े होकर ऊंचे स्वर में बहुत कड़ी बातें सुनाई। मन तो यही हुआ कि धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। अभी तक उन बातों को भूल नहीं सका हूं, लेकिन फिर ये भी विचार आता है कि नवीन भैया ने ठीक ही तो किया। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं उनका पैसा लौटाना तो दूर, उन्हें ब्याज तक की मदद में एक पैसा नहीं दे पाया हूं। ललिता गिरीन्द्र के सामने इस अप्रिय प्रसंग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। पता नहीं मामा के मुंह से आगे क्या कुछ निकल जाए। इस डर से वो एकदम बोल उठी, तुम चिंता न करो मामा, कुछ ही समय की तो बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। बाद में कैसे ठीक हो जाएगा बेटी? गुरुचरण बाबू ने आहत स्वर में कहा, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे कौन सी लॉटरी खुलने वाली है? फिर गिरीन्द्र की ओर देखकर फीकी हंसी हंसकर बोले, बात यह है गिरीन्द्र, ललिता नहीं चाहती कि उसका बूढ़ा मामा किसी प्रकार की कोई चिंता करे, लेकिन ये नहीं जानती कि मेरी बिरादरी के लोग तो इसके बूढ़े मामा को चिंताग्रस्त ही देखना चाहते हैं। गिरीन्द्र के माथे पर बल पड़ गए। कुछ कड़े स्वर में उसने प्रश्न किया, क्या कहा नवीन बाबू ने आपसे? ललिता को नहीं मालूम था कि मनोरमा ने गिरीन्द्र को मकान गिरवी रखकर बेटी की शादी पर नवीन बाबू से रुपया कर्ज लेने की बात बता दी है। इसीलिए उसे गिरीन्द्र का ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी, गिरीन्द्र को हमारे मामले में इस तरह दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। गुरुचरण बाबू तो भरे बैठे थे। उन्होंने विस्तार से सारी बातें गिरीन्द्र को बता दी। बोले, नवीन भैया कह रहे थे उनकी पत्नी को अजीर्ण और मंदाग्नि रोग से बहुत कष्ट है। दवा से लाभ नहीं हो रहा है और रोग बढ़ता जा रहा है। ये देखकर डॉक्टरों ने वायु परिवर्तन की सलाह दी है। बाहर जाना होगा और इसीलिए नवीन भैया को पैसों की जरूरत आ पड़ी है। आज उन्होंने कड़ा तकादा किया है और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे इस महीने तक का पूरा ब्याज
और मूल रकम का भी कुछ हिस्सा किसी न किसी तरह उन्हें अवश्य देना होगा। नवीन भैया का कहना है, इस तरह सोते रहने से पैसों का प्रबंध थोड़े ही होगा। गिरीन्द्र लगातार गुरुचरण बाबू को देख रहा था। उनके पीले चेहरे पर आए आहत भाव को देखकर वो अपने को रोक नहीं सका। बहुत ही धीमे स्वर में वो कहने लगा, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाया। अगर आप कुछ बुरा ना माने तो आज कह दूं। विस्मित स्वर में गुरुचरण ने कहा, ऐसी क्या बात है गिरीन्द्र, जो तुम कहना चाहते हुए इतने दिनों तक नहीं कह सके? अच्छा कहो तो, संकोच क्यों करते हो? मैंने सुना है कि नवीन चंद्र जी ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। मेरे पास पिताजी के छोड़े हुए काफी रुपए बैंक में यूं ही पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि आप मुझसे रुपया लेकर नवीन चंद्र जी का कर्ज उतार दें। ललिता और गुरुचरण दोनों अवाक रह गए। गिरीन्द्र उन्हें आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए पाकर बहुत संकोच के साथ बोला, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। सचमुच मुझे अभी रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको है, नवीन चंद्र जी को भी है, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए आप उन्हें वो रुपया लौटा दें और जब आपको सुविधा हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे रुपए दे दीजिएगा। गुरुचरण ने धीमे स्वर में आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मतलब तुम सब रुपया मुझे दोगे? गिरीन्द्र ने दृष्टि नीची करके कहा, हाँ, इसीलिए कि आप नवीन चंद्र जी को रुपया लौटा दें। गुरुचरण कुछ कहने ही जा रहे थे कि इतने में अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता से बोली, दीदी जल्दी तैयार हो जाओ, शेखर दा ने कहा है नाटक देखने जाना है, जल्दी करो। बात पूरी होने से पहले ही वो भाग खड़ी हुई। गुरुचरण उसकी उत्कंठा पर हंसने लगे। ललिता ने कोई भाव प्रकट नहीं किया, उसी तरह चुपचाप बैठी रही। 2-3 मिनट के अंदर ही अन्ना काली भागती हुई वापस आई और फिर बोली, अरे तुम अभी तक उठी ही नहीं हो, जल्दी करो ना दीदी, हम सब लोग तुम्हारे लिए ही तो रुके हैं। ललिता ने इस पर भी उठने का कोई उपक्रम नहीं किया तो गुरुचरण ने ही उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, उठ बेटी, देर मत कर, वो सब तेरी बाट जोह रहे हैं। ललिता विवश भाव से उठी, लेकिन जाने से पहले उसने गिरीन्द्र की ओर जिस दृष्टि से देखा, उससे गिरीन्द्र का सारा शरीर पुलक उठा। वो दृष्टि से स्पष्ट कह रही थी, तुमने मामा को उबार लिया, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। धीमे कदमों से वो घर के अंदर चली गई। 5-10 मिनट बाद जब वो तैयार होकर बाहर आई, तब तक गिरीन्द्र जा चुका था। गुरुचरण दरी पर लेटे हुए थे और तकिए पर सिर रखे आंसू बहा रहे थे। सहसा ही इतना बड़ा भार उतर जाने के कारण मामा रो रहे हैं, ये बात ललिता समझ गई। उसे लगा इस समय मामा से कुछ भी बात करने पर उन्हें बहुत संकोच होगा। जितने धीमे कदमों से वो आई थी, उतने ही धीमे कदमों से वो बैठक की ओर बाहर चली गई। जब वो शेखर के घर पहुंची तो मन में घुमड़न के कारण उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। शेखर अपने कमरे में अकेला खड़ा हुआ था और शायद उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। आहट सुनकर उसने दरवाजे की ओर दृष्टि उठाई और देखा ललिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। 8-10 दिन से ललिता को न देख पाने के कारण शेखर मन ही मन ललिता से बहुत नाराज था, लेकिन इस समय ललिता की आंखों में आंसू देखकर वो अपनी नाराजगी भूल गया। बहुत अपनेपन से बोला, ये क्या, तुम रो रही हो? ललिता ने सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। शेखर एकदम ललिता के पास आ गया। दोनों हाथों से ललिता का आंसुओं से भीगा मुंह ऊपर उठाकर उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, हुआ क्या? तुम तो सचमुच रो रही हो, क्या हो गया? ललिता अब और अपने को दृढ़ न रख सकी, वहीं फर्श पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। नवीन चंद्र महाशय ने कर्ज की रकम और ब्याज के पूरे पैसे गिनने के बाद मकान का रहनामा गुरुचरण बाबू को लौटाते हुए कहा, आखिर बताओ तो, ये रुपए किसने दिए तुम्हें?
गुरुचरण बाबू ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ कहा, ये न पूछिए दादा, उस देवता तुल्य पुरुष ने मना कर दिया है कि उनका नाम प्रकट न किया जाए। रुपए लौट आने से नवीन चंद्र को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उनके सारे सपने जो चूर चूर हो गए थे, वो तो गुरुचरण का मकान हड़प कर वहां शेखर के लिए मकान बनवाने का नक्शा तैयार करवा चुके थे। व्यंग के साथ बोले, देवता तुल्य क्यों, देवता ही होंगे वो महाशय, जिन्होंने तुम्हें पैसा भी दिया और अपना नाम बताने से भी मना कर दिया। दुष्ट तो मैं ही हुआ जिसने तुमसे रुपयों का तकादा किया। गुरुचरण संकोच से जमीन में गड़ गए। दांतों से जीभ काटते हुए बोले, राम राम दादा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस आड़े वक्त आपने रुपया देकर मुझ पर जो एहसान किया था, क्या मैं जीवन में उसे कभी भूल सकता हूँ? मैंने तो आपके रुपए चुकाए हैं। आपकी कृपा का ऋण तो अभी तक मुझ पर है। नवीन चंद्र अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया देख रखी थी, वरना गुड़ बेचकर कोई लखपति होता है। हंसकर बोले, चलो मान ली तुम्हारी बात। अब ये तो बताओ, कितने प्रतिशत ब्याज पर गिरवी रखा है अपना मकान? ब्याज के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, और फिर मैंने मकान गिरवी कहाँ रखा है? गुरुचरण ने कहा। नवीन चंद्र को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बोले, फिर से कहना, बिना मकान गिरवी रखे रुपए तुमने ले लिए? हाँ दादा, ऐसा ही समझिए। गुरुचरण के हाथ अभी तक जुड़े हुए थे। बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके मन में दया है, ईश्वर का वास है। कौन लड़का है? गुरुचरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा जितना उचित था उतना उन्होंने बता दिया है। नवीन चंद्र भी गुरुचरण के मन की बात ताड़ गए। मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, अगर उनकी तरफ से बताने को मनाही है तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सावधान किए देता हूं गुरुचरण, तुम सीधे आदमी हो। ये जो देवता तुल्य होते हैं ना, ये कई बार इसी तरह लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। गुरुचरण ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हाथ जोड़कर नवीन चंद्र को प्रणाम किया और रहननामा हाथ में लेकर अपने घर लौट आए। भुवनेश्वरी हर साल इन दिनों वायु परिवर्तन के लिए जाती हैं। उन्हें अजीर्ण रोग है, उतना ज्यादा नहीं जितना नवीन चंद्र ने रुपए का तगादा करते हुए गुरुचरण को बताया था। इस वायु परिवर्तन से उन्हें लाभ भी होता है, इसीलिए हमेशा की तरह उनके बाहर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। शेखर उनके साथ जाने वाला था। सुबह के समय शेखर अपने सूटकेस में सामान लगा रहा था कि अन्ना काली कमरे में आई और बोली, शेखर दा, तुम लोग कल जा रहे हो ना? शेखर ने अपना मुंह ऊपर किया और बोला, हाँ तू ऐसा कर अन्ना काली, अपनी दीदी को भेज दे, वो क्या क्या साथ ले जाएगी अभी ही यहाँ पहुंचा देगी। ललिता हर वर्ष भुवनेश्वरी के साथ जाती है। शेखर ने इसीलिए अन्ना काली से ये बात कही थी। जीजी तो नहीं जाएगी? अन्ना काली ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? शेखर को आश्चर्य हुआ। कैसे जाएगी? अन्ना काली ने पुरखिन की तरह कहा। उनके ब्याह की बात चल रही है, बाबू लड़का देख रहे हैं, लड़का मिल गया तो माघ फागुन तक उनका ब्याह हो जाएगा। अन्ना काली की बात सुनकर शेखर सुन्न हो गया। उसके हाथ वहीं के वहीं रह गए, सामान उसी तरह बिखरा पड़ा रहा। अन्ना काली इन दिनों घर में जो कुछ सुनती आ रही थी, बहुत चाव के साथ उसे शेखर को सुनाने लगी। बाबूजी कल ऑफिस नहीं जाएंगे, ललिता दीदी के लिए वर देखने जाएंगे। गिरीन्द्र मामा उनके साथ जाएंगे। गिरीन्द्र मामा ने कहा है, दीदी की शादी में जितना भी रुपया लगेगा वो देंगे, बस वर अच्छा होना चाहिए। शेखर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ रहा था कि इधर ललिता ने उसके कमरे में आना क्यों बंद कर दिया है। अन्ना काली बोलती जा रही थी, गिरीन्द्र मामा बहुत ही अच्छे आदमी हैं शेखरदा। मंजली दीदी के विवाह के समय बाबूजी ने ताऊजी के पास मकान गिरवी रखकर रुपए लिए थे ना, वो ताऊजी ने बाबूजी से मांगे थे और कहा था कि रुपए नहीं दोगे
तो मकान से निकाल देंगे। तब फिर हम कहाँ जाते शेखरदा? गिरीन्द्र मामा को ये पता चला ना तो उन्होंने बाबूजी को पैसे दे दिए। बाबूजी ने ताऊजी को पैसे लौटा दिए। अब हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? ठीक है ना शेखरदा? शेखर कुछ नहीं बोला, एक टक बाहर की तरफ देखता रहा। अब अन्ना काली का ध्यान भी बटा। बोली, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो शेखरदा? शेखर चौंक कर बोला, कुछ नहीं। फिर जैसे उसे कुछ ध्यान आया, फुर्ती से बोला, तू एक काम कर अन्ना काली, भागती हुई जा और अपनी दीदी को जल्दी से बुला ला। कहना शेखरदा फौरन बुला रहे हैं। अन्ना काली भागती हुई चली गई। शेखर नीचे बैठ गया और बिना किसी प्रयोजन के खुले हुए सूटकेस की ओर देखने लगा। सूटकेस में क्या रखा जा चुका है, क्या क्या और रखना है, सब कुछ उसके दिमाग से उतर गया। ललिता थोड़ी देर बाद आई तो उसने देखा सूटकेस खुला पड़ा है और शेखर नीचे बैठा हुआ न जाने क्या सोच रहा है। ललिता ने इससे पहले शेखर के चेहरे पर ये भाव नहीं देखा था। वो कुछ डर गई। जाकर धीरे से शेखर के पास खड़ी हो गई। शेखर ललिता को देखकर उठ खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, आओ ललिता। मुझे बुलाया था शेखरदा? ललिता ने पूछा। हाँ, कहकर शेखर चुप हो गया। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, कल सुबह की गाड़ी से मैं माँ को वायु परिवर्तन के लिए ले जा रहा हूँ। इस बार शायद लौटने में देर हो जाएगी। तुम तिजोरी की चाबी रख लो। इस बीच खर्च के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, कैश बॉक्स में रखे हैं। हर वर्ष ललिता भी वायु परिवर्तन के लिए साथ जाती थी। पिछले वर्ष कितने उल्लास के साथ उसने शेखरदा का सूटकेस तैयार किया था। इस बार शेखरदा को अकेले ही ये काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? इन सब बातों का ध्यान आते ही ललिता का मन खिन्न हो उठा। शेखर ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और गला खखार कर ललिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, ठीक तरह रहना। कभी कोई आवश्यकता हो तो भैया से पता ले लेना और मुझे चिट्ठी लिखकर ज़रूर बताना। इस बार ललिता साथ क्यों नहीं जा रही है, ये बात शेखरदा को मालूम हो गई है। इस विचार से ललिता को इतनी लाज आई कि उसका मन हुआ उठकर भाग जाए, लेकिन शेखर ने उसकी रक्षा की। अचानक बोला, अच्छा अब जाओ, मुझे सामान संभालना है। वैसे ही बहुत देर हो गई है, अभी ऑफिस भी जाना है थोड़ी देर के लिए। ललिता ने मन दृढ़ किया और सूटकेस के सामने बैठती हुई बोली, तुम जाकर नहा आओ शेखरदा, सामान मैं संभाल देती हूँ। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? कहते हुए शेखर ने चाबियों का गुच्छा ललिता के सामने डाल दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठक गया और जोर से बोला, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तुम भूल तो नहीं गई हो? ललिता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए सूटकेस का सामान उलटने पलटने लगी। शेखर ने नीचे जाकर भुवनेश्वरी से पूछताछ की तो उसे पता चल गया कि अन्ना काली ने जो भी सूचना उसे दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुचरण बाबू ने रुपए चुका दिए हैं और ललिता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। शेखर को सब कुछ बहुत विचित्र लगा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं, चुपचाप नहाने चला गया। जब शेखर नहा धोकर और खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने अपने कमरे में आया तो एकाएक दरवाजे पर ही रुक गया। ललिता खुले सूटकेस के मत्थे पर सिर रखे पाषाण प्रतिमा की तरह बैठी थी। इन 2 घंटों में उसने कुछ नहीं किया था। सारा सामान ज्यों का त्यों रखा था। शेखर की आहट सुनकर वो चौंक उठी और दूसरी ओर देखने लगी। शेखर ने ध्यान दिया, ललिता की दोनों आंखें रोने के कारण जवां कुसुम के फूल की तरह लाल हो गई थीं। शेखर ने ललिता को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसने कृत्रिम लापरवाही प्रकट करते हुए धीरे से कहा, ललिता, अभी वो सब रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। दोपहर में आकर सूटकेस संभाल देना। वो ललिता के रोने का कारण तो समझ गया था, लेकिन इस बात पर अच्छी तरह सोच विचार किए बिना
ललिता से बात करना उसे उचित नहीं लगा। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन शाम के समय चाय के 2 कप लेकर ललिता अपनी बैठक में गई तो सहसा ठिठक गई। सामने मामा के पास शेखर बैठा था। ललिता का सिर झुक गया। उसने 1 कप गुरुचरण को दिया और दूसरा गिरीन्द्र को। गिरीन्द्र ने चाय की प्याली उठाते हुए पूछा, शेखर बाबू को चाय नहीं दोगी ललिता? ललिता ने उसी तरह सिर झुकाए मंद स्वर में कहा, शेखर दा चाय नहीं पीते। गिरीन्द्र को याद आ गया, शेखर स्वयं चाय नहीं पीता, दूसरा कोई पिए ये भी उसे पसंद नहीं। चाय पीते हुए गुरुचरण बाबू ने शेखर को बताया कि आज वो ललिता के लिए एक लड़का देख कर आए हैं। लड़का बीए में है, घर भी ठीक ठाक है, घरवाले भी अच्छे हैं, लालची नहीं लगते। लेकिन गिरीन्द्र को लड़का पसंद नहीं। कह रहा है लड़का देखने में सुंदर नहीं है, साधारण है। उनका ये कहना है कि पुरुषों की सुंदरता नहीं देखी जाती, उनके गुण देखे जाते हैं। शेखर का गिरीन्द्र से अभी तक रस्मी परिचय ही था। गिरीन्द्र की ओर मुड़कर उसने हंसते हुए कहा, गिरीन्द्र बाबू को लड़का पसंद क्यों नहीं आया? लड़का शिक्षित है, अच्छा घर है, यही सब गुण तो होते हैं सुपात्र के। शेखर ने प्रश्न अवश्य किया था, लेकिन उत्तर जानने के लिए नहीं किया था। उसे मालूम था कि गिरीन्द्र को लड़का क्यों पसंद नहीं आया। वो ये भी जानता था कि गिरीन्द्र को आगे भी कोई लड़का पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो ये सवाल करते हुए हंसा था। गिरीन्द्र शेखर के सवाल का कोई जवाब न दे सका। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। शेखर ने ये बात साफ तौर पर देख ली और हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण की ओर मुड़कर बोला, चाचा जी, मैं तो आपसे विदा लेने आया था। मैं कल सुबह माँ को लेकर वायु परिवर्तन के लिए कलकत्ता से बाहर जा रहा हूँ। शादी की तारीख तय होने पर खबर करना ना भूलिएगा। गुरुचरण भी उठ खड़े हुए। शेखर के निकट आते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? हमारे तो जो कुछ भी हो तुम ही हो। फिर ललिता की माँ की गैर मौजूदगी में ललिता की शादी कैसे हो सकती है? वो लौट आएंगी तभी तो ये शुभ कार्य संपन्न होगा। क्यों बेटी? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ललिता वहां नहीं है। हंसते हुए बोले, अरे ललिता उठकर भाग गई। शेखर भी हंसा और धीरे से बोला, हाँ, बात शुरू होते ही अंदर चली गई थी। गुरुचरण बाबू गंभीर हो गए। अंदर तो भागेगी ही, अब बड़ी हो गई है, सब कुछ समझती जा रही है। वो एक लंबी सांस भरकर बहुत स्नेह से बोले, ललिता सचमुच रूप और गुण से देवी है। ऐसी लड़की बड़े भाग्य से ही मिलती है शेखर। मन ही मन उन्हें नमस्कार कर शेखर लौट आया। अपने विवाह की बात आरंभ होते ही ललिता वहां से उठ आई थी और शेखर के कमरे में बैठी उसके बक्से में गर्म कपड़े लगा रही थी। पैरों की आहट सुनकर उसने सर ऊंचा किया। शेखर कमरे में आ रहा था। उसका चेहरा इस तरह उतरा हुआ था जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा हार कर अदालत से बाहर आ रहा हो। इस 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे शेखर के चेहरे का सारा तेज निकल गया? ये न समझ पाने के कारण ललिता बेचैन हो उठी। वो एकदम उठ खड़ी हुई। शेखर ने सूखे गले से यूं ही प्रश्न किया, क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शेखर के निकट आकर उसने शेखर का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और रुआंसे स्वर में बोली, आपको अचानक क्या हो गया शेखर दा? कहाँ? कुछ भी तो नहीं, शेखर ने बात टालते हुए कहा। ललिता की आत्मीयता से जैसे उसके अंदर फिर शक्ति लौटने लगी। अपना हाथ छुड़ाकर वो पास के स्टूल पर बैठ गया और बात बदलते हुए पूछने लगा, बताओ तो क्या हो रहा है? सहज भाव से ललिता ने उत्तर दिया, तुम्हारा मोटा ओवरकोट रखना भूल गई थी। पिछली बार तुम्हें यात्रा में बहुत तकलीफ हुई थी, अब ऊपर ही रख दिया है। ठंड लगे तो पहन लेना, आलस मत करना। शेखर न जाने क्या सोच रहा था, अचानक बोल उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता? इसे पहनोगे नहीं? ललिता ने शेखर की ओर देखते हुए आश्चर्य से प्रश्न किया। शेखर कुछ लज्जित सा होकर बोला, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। छोड़ो उसे। ये बताओ, माँ का सारा जरूरी सामान संभाल कर रख दिया ना? हाँ, दिन में ही संभाल दिया था। कुछ देर चुपचाप उसकी ओर ताकते हुए शेखर ने उससे प्रश्न किया, क्यों ललिता, अगले साल ये सब कौन करेगा? ललिता चुप रही तो शेखर ने फिर बात आरंभ की। पराए घर जाने से पहले मेरी कौन चीज़ें कहाँ हैं, मुझे सब बता जाना, नहीं तो ज़रूरत होने पर मुझे ढूंढने पर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। ललिता ने तुनक कर कहा। हटो शेखरदा, जाओ। फीकी हंसी हंसकर शेखर बोला, हटना भी होगा और जाना भी, लेकिन मुझे ये समझा दो कि मेरा निवाह कैसे होगा। मुझे तो अपनी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं भी गुरुचरण चाचा जी की तरह बन जाऊंगा। एक कमीज़, एक धोती और एक दुपट्टा, फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात ललिता को कहीं बहुत अंदर तक भेद गई। चाबियों का गुच्छा छन्न से फर्श पर डालकर वो लगभग दौड़ती हुई शेखर के कमरे से बाहर चली गई। सीढ़ियां उतरकर अपने घर आई तो देखा अन्ना काली अपनी छत के दूसरे कोने में जमीन पर बैठी कुछ कर रही है। चांदनी रात होने पर भी स्पष्ट नहीं दिखा कि वो किस काम में व्यस्त है, इसीलिए ललिता उसके निकट चली आई। देखा, अन्ना ने गेंदे के बहुत सारे फूल इकट्ठे कर रखे हैं और उनकी माला गूंथ रही है। ललिता उसके पास बैठती हुई बोली, ये क्या कर रही है अन्ना? माला गूंथ रही हूं, आज रात मेरी गुड़िया बेटी का ब्याह है। अन्ना ने सिर ऊपर किए बिना व्यस्त भाव से कहा। अरे, मुझे तो तूने बताया ही नहीं। बताती कैसे, पहले तय कहाँ था? बाबूजी ने अभी अभी पत्रा देखकर बताया कि आज रात के अलावा इस पूरे महीने में ब्याह का कोई लग्न नहीं है। लड़की बड़ी हो गई है, इसे घर में ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है। जैसे तैसे ही इसे विदा तो करना ही होगा। तो दो दीदी, कुछ रुपए दो, कुछ मिठाई मंगवानी है। हाँ, रुपए की जरूरत हो तो दीदी याद आती हैं। ललिता हंसकर बोली, अच्छा जा, मेरे तकिए के नीचे रखे होंगे, ले ले। लेकिन ये बता, क्या गेंदे के फूल की वरमाला से ब्याह हो जाता है? होता है दीदी, हो जाता है। जब और कोई फूल न मिले तो गेंदे के फूल की वरमाला से ही काम चल जाता है। अन्ना काली ने बड़ी बूढ़ी औरतों के स्वर में कहा। मैंने अपनी कितनी गुड़िया लड़कियों के ब्याह ऐसी वरमालाओं से निपटाए हैं। फिर अधूरी माला नीचे रखकर बोली, जरा इसे पूरी कर दो ना दीदी, मैं मिठाई का प्रबंध कर अभी आती हूँ। हंसती हुई ललिता माला उठाकर गूंथने लगी। थोड़ी देर बाद अन्ना काली व्यस्त भाव से आई और दूर से ही ऊंचे स्वर में बोली, और तो सब प्रबंध हो गया है, सबको कह भी दिया है, बस शेखरदा रह गए हैं। चलो उन्हें भी कह आऊं, नहीं तो वो बुरा मानेंगे। उसी व्यस्त भाव से वो वापस चली गई और फिर लौटकर ललिता से बोली, शेखरदा एक माला मांग रहे हैं, तुम जाकर उन्हें दे आओ, मैं इधर का काम देखती हूँ। लगन घड़ी आ गई है, अब देर नहीं की जा सकती। ललिता ने सिर उठाकर कहा, तू ही जाकर दे आना, मैं माला गूंथ रही हूँ। अच्छा, तो वो बड़ी माला दो मुझे। अन्ना ने माला के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ललिता ने माला उठाई, न जाने उसे क्या सूझी, कहने लगी, अच्छा, मैं ही दे आती हूँ उन्हें। अन्ना काली को उस बात से बहुत राहत मिली। यही ठीक रहेगा दीदी, मुझे तो देखो ना, कितने काम पड़े हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। ललिता हंसने लगी, फिर उठ खड़ी हुई और माला लेकर शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। शेखर मेज पर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक कोई पत्र लिख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब ललिता दबे पांव कमरे में आ गई है और उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है। कुछ देर तक ललिता उसी तरह
अपने स्थान पर खड़ी रही कि शायद शेखर को पता चल जाए कि वो आ गई। लेकिन जब काफी देर तक खड़े रहने के बाद उसने देखा कि शेखर पत्र लिखने में बहुत तल्लीन है, तो उसका ध्यान बटाने और उसे चौंकाने के लिए ललिता ने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत फुर्ती के साथ शेखर के गले में माला डाल दी और पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर कहा, अन्ना? और मुंह मोड़कर देखा, स्टूल पर ललिता बैठी हुई है। शेखर एकदम उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, ये क्या किया ललिता? ललिता डर गई। वो भी खड़े होकर शंकित स्वर में बोली, क्यों? क्या हो गया? शेखर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम नहीं जानती क्या हुआ? जाकर अन्ना काली से पूछाओ, आज की रात गले में वरमाला पहना देने से क्या होता है। बात समझ में आने के कारण क्षण मात्र में ललिता का चेहरा लाज से सिंदूरी हो उठा। नहीं, कभी नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा, कहती हुई वो लगभग भागती हुई नीचे उतर गई। शेखर आवाज लगाता रह गया, सुनो ललिता, एक जरूरी बात सुन जाओ। सीढ़ियां उतरती हुई ललिता ने शेखर की बात सुनी जरूर, लेकिन वो रुकी नहीं। तीर की तरह अपने कमरे में पहुंची और आंखें मूंद कर अपने बिस्तर पर लेट गई। लाज से वो मरी जा रही थी। पिछले 5-6 वर्षों से ललिता शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर ने उससे कभी किसी तरह का मजाक नहीं किया था। शेखर इतने गंभीर स्वभाव का था कि वो कभी मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उससे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर से आज इतने बड़े मजाक की बात निकलेगी, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शेखर ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान कर ललिता बिस्तर पर लेटी लेटी लाज से सिकुड़ने लगी। इतने में शेखर के घर की मेहरी की आवाज सुनाई पड़ी, ललिता दीदी कहाँ हैं? उन्हें छोटे बाबू बुला रहे हैं। विवश होकर ललिता उठी, बाहर आई और मृदुल स्वर में बोली, अभी आती हूं। मेहरी चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओट से झांककर देखा, शेखर अभी तक पत्र लिख रहा है। कुछ क्षण चुप रहकर उसने बहुत साहस से कहा, क्या काम है शेखर दा? शेखर ने लिखते लिखते बिना सिर उठाए जवाब दिया, पास आओ, बताता हूं। ललिता हिली नहीं। नहीं, वहीं से बताओ। शेखर हंसते हुए बोला, ये सहसा तुमने क्या कर डाला ललिता, बताओ तो। हटो, फिर वही बात, ललिता ने रूठे स्वर में कहा। अरे वाह, मुझे डांट रही हो? शेखर ने उसकी ओर मुंह करके कहा, मैंने क्या किया? किया तो तुमने है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम माला लौटा दो। इसीलिए तो बुलवाया है ललिता, शेखर ने कहा। तुम पास आओ, माला अभी लौटा देता हूं। तुमने आधा काम किया है, तुम यहां आओ, मैं उसे पूरा कर देता हूं। ललिता दरवाजे के पास खड़ी अपने को बहुत हीन और अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ क्षण चुप रहकर ललिता बोली, सच कह रही हूं शेखर दा, तुम इस तरह का मजाक मुझसे करोगे तो फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। साफ साफ कह देती हूं, मेरी माला लौटा दो मुझे। शेखर ने मेज पर रखी माला उठाकर ललिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले जाओ, वहीं से फेंक दो मेरे पास। नहीं, फेंकूंगा नहीं, पास आओ और ले जाओ। तो रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। गुस्से से ललिता का स्वर रुआंसा हो गया था। शेखर ने ऊंचे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आधा काम तो रह गया। रह गया तो रहने दो, ललिता ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन वो नीचे नहीं गई। ललिता पूर्व की ओर खुली छत पर एक किनारे में रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। आकाश में चांद ऊपर उठने लगा था और वातावरण की ठंडक बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद लज्जा और अभिमान से उसका शरीर जल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। वो अनाथ है, निराश्रित है, इसलिए तो लोग उस पर तरस खाते हैं
उसे अपना स्नेह देते हैं। शेखरदा भी आज तक यही करते रहे हैं, लेकिन आज आज अचानक उन्होंने ऐसा निर्मम मजाक कर उसका अपमान क्यों कर डाला? दूर क्षितिज पर दृष्टि गड़ाए ललिता यही सब सोच रही थी। ललिता ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। वहां शेखर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। ललिता के संभलने से पहले ही शेखर ने आगे बढ़कर वो फूलमाला उसके गले में डाल दी। ललिता को बड़े जोर से रोना आ गया। क्रोध और रुदन मिश्रित स्वर में वो जोर से बोली, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया। कहती हुई ललिता ने माला को तोड़ फेंकने के लिए हाथ उठाया ही था कि सहसा उसकी दृष्टि शेखर से मिल गई और उसका हाथ रुक गया। माला तोड़ फेंकने की उसकी हिम्मत न हुई। वो रोती हुई बोली, मैं अनाथ हूं, इसीलिए क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? शेखर अब तक तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ललिता की ये बात सुनकर वो गंभीर हो गया और बोला, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता डर गई। आंखें पोंछती हुई वो घबरा कर बोली, मैंने क्या अपमान किया? शेखर कुछ क्षण चुप रहा, फिर अपने स्वाभाविक स्वर में गंभीरता के साथ बोला, जरा विचार कर देखोगी ललिता तो पता चल जाएगा। आजकल तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। कलकत्ता से बाहर जाने से पहले इसीलिए मैंने उन ज्यादतियों को बंद कर दिया है। ललिता ने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। स्निग्ध उज्जवल चांदनी में दोनों छत पर चुपचाप खड़े रहे। नीचे अन्ना काली की गुड़िया लड़की के विहागी शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ देर उसी तरह मंत्र मुग्ध खड़े रहने के बाद शेखर ने स्वर में अपार स्नेह भरकर कहा, अब ओस में मत खड़ी रहो, जाओ नीचे जाओ। जाती हूँ। कहती हुई ललिता नीचे झुकी और उसके पैरों को छूती हुई उठकर खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मुझे क्या करना होगा ये बता जाओ। शेखर को हंसी आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने अपना हाथ छुड़ाया और ललिता को अपने से सटाकर उसके अधरों से अपने अधर छुआ कर बोला, मुझे कुछ भी नहीं बताना होगा ललिता, आज से तुम अपने आप ही सब कुछ समझने लगोगी। ललिता के सारे शरीर में रोमांच हुआया। वो पीछे हटती हुई बोली, मैंने अचानक तुम्हारे गले में माला डाल दी, क्या इसी कारण तुमने ऐसा किया? शेखर धीरे से हंसा, फिर सिर हिलाते हुए गंभीरता के साथ बोला, नहीं, ये बात नहीं है ललिता। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा था। आज मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि आज ही मैं ठीक तरह से समझ सकता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। ललिता चुप रही। उसका रोम रोम खिल उठा। धीमे स्वर में बोली, लेकिन बाबूजी ये सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। शेखरदा, माँ सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी। ये नहीं हो सकेगा। हाँ, बाबूजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन माँ दुखी नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी। पर अब तुम इन सब की चिंता न करो। जो होना था वो हो गया। उसे अब न तुम अनहुआ कर सकती हो और न मैं। इसीलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो। जाओ, नीचे जाकर माँ को प्रणाम कराओ। इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।